नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। भारत, रूस और चीन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक के बाद रूस के विदेश मंत्री सरगई लावारोव ने कहा कि भारत और चीन को किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं, दोनों देश अपने विवाद को खुद ही सुलझा लेंगे। उन्होंने आशा जताई कि स्थिति शांतिपूर्ण रहेगी और दोनों ही देश विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इसके पहले तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को संदेश दिया। रूस के न्योते पर त्रिपक्षीय बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने चीन को सख्त संदेश दिया। विदेश मंत्री ने डॉक्टर कोटनेस की चीन को याद दिलाने की कोशिश की। हर संकट में भारत ने चीन का साथ दिया, ऐसा एहसास विदेश मंत्री ने चीन को करारा और कहा कि दुनिया की प्रमुख शक्तियों को हर तरीके से दूसरे के लिए उदाहरण बनना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मान करना चाहिए, तो साथ ही सहयोगी देशों के वैध हितों को मान्यता देनी चाहिए। जयशंकर ने कहा कि लंबे समय तक चलने वाली वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान और सहयोगी देशों के वैध हितों को मान्यता, सभी पक्षों को समर्थन और साझा हितों को बढ़ावा देना एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कोटनेस उन 5 भारतीय डॉक्टरों में शामिल थे जो दूसरे चीन जापान युद्ध के दौरान 1938 में चिकित्सा सहायता देने के लिए गए थे। But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way, respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners, supporting multilateralism, and promoting common good are the only way to build a durable world order. अमेरिकी सरकार ने कोरोना के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा निलंबित करने की घोषणा कर दी है। इससे भारत समेत दुनिया के आईटी प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका लगा है। यह निलंबन साल के आखिर तक वैध रहेगा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला अमेरिकी श्रमिकों के हित के लिए लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह कदम उन अमेरिकियों की मदद करने के लिए आवश्यक था जिन्होंने मौजूदा आर्थिक संकट के कारण अपनी नौकरी खो दी। नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनावों से पहले ये ऐलान करते हुए ट्रंप ने विभिन्न व्यापारिक संगठनों, कानूनविदों और मानवाधिकार निकायों द्वारा आदेश के बढ़ते विरोध की अनदेखी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रोजगार आधारित कई अमेरिकी वीजा प्रोग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई और इस फैसले पर गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई ने निराशा जताई। सुंदर पिचाई ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें ट्रंप के इस फैसले से निराशा हुई। पिचाई ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रवासियों ने अमेरिका की आर्थिक सफलता में बड़ा योगदान दिया। इनकी वजह से अमेरिका टेक इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बना, तो वहीं इनकी वजह से गूगल आज जो है वो है। आज के फैसले से निराशा हुई। हम प्रवासियों के साथ खड़े होना जारी रखेंगे और उनके लिए मौके बनाते रहेंगे। ब्रिगेडियर अजय कटोच, कमांडर 12RR ने कहा कि सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस से आतंकवादियों के बंधुओं में छुपे होने की सूचना मिली और घेराबंदी की गई और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 5:45 पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसे ही सर्च टीम पहले घर की तरफ बढ़ी, वैसे ही आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की। इसमें जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। CRPF Constable Sunil Kale was killed in action. We adjusted our parties and immediately the search parties retaliated, and in the ensuing gun battle the 2 terrorists were neutralized. There was no harm or injury done to any civilian. There was no collateral damage in the entire operation. This being a built-up area next to Pulwama town, special care was taken to ensure that no collateral damage is caused or any harassment is caused to the civilians.
वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी मुश्किल समय में कांग्रेस का समर्थन करती थी, लेकिन वो इस समय गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन्हें चीन पर हमला करना चाहिए, लेकिन उन्हें पीएम मोदी के अलावा कोई और नहीं दिखाई देता। चीन के दुस्साहस को उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के जवाब देते हैं। एक तरफ हमारे सैनिक बलिदान कर रहे हैं सर्वोच्च, उन्होंने भारत माता का माथा गर्व से उन्नत किया है, और वहीं दूसरी ओर कहती हुए शर्म आती है एक राष्ट्रीय पार्टी के जिसने कई वर्षों तक देश में शासन किया, पहले अध्यक्ष रहे हुए राहुल गांधी जी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, वो सेना का अपमान कर रहे हैं। वो जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं, कहते हुए लज्जा भी आती है और तकलीफ भी होती है कि वो भारत के नागरिक हैं। सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब सीमाओं पर तनाव होता है तो पूरा देश एक साथ उठ के खड़ा हो जाता है। जब जब ऐसी परिस्थितियां देश में पहले कभी बनी है, भारतीय जनता पार्टी तब कांग्रेस के सरकार के साथ खड़ी रहती थी। कोरोना की मार झेल रहे देश में अब तेल के दाम बढ़ने के बाद लोग दोहरी मार झेलने को मजबूर हो चुके हैं। तकरीबन हर नागरिक महंगाई की मार से पस्त दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संजय लठ की माने तो तेल की कीमत बढ़ने के कारण पेचीदा है। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने राज्य सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाए जाने और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी को जोड़ा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऑयल कंपनी के पास विकल्प नहीं रहा, क्योंकि अगर ऑयल कंपनी ने दाम कम किए होते और दाम अभी बढ़ाए होते तो भी कंज्यूमर को कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन क्योंकि इस बीच में टैक्स करीब 13 से 16 रुपया बढ़ गए हैं, तो वही आज की डेट में इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल का प्राइस अप्रैल में मार्च में क्या था, मार्च में मोटा मोटी भारत सरकार का या भारतीय तेल कंपनियों के क्रूड ऑयल का परचेज था इंडियन बास्केट का $33, जो कि आज भी गए महीने में $33 ही बास्केट का दाम है। तो अगर बास्केट का दाम सेम है, सिर्फ रुपया कमज़ोर हुआ है करीब 3 से 4 रुपया प्रति डॉलर, तो उसी की वृद्धि आनी चाहिए थी। लेकिन उसकी वृद्धि के साथ में ये 13 से 16 रुपया जो टैक्स का वृद्धि है, ये भी तो आएगी लोगों के ऊपर, क्योंकि ऑयल कंपनी तो अपने घर से नहीं देगी। तो इसको देखते हुए ये लग रहा है कि दाम अभी और भी बढ़ेंगे, और यदि दाम को यहीं पे रोकना है तो निश्चित रूप से दोनों टैक्स, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो या वैट हो, दोनों में कटौती। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को बड़ा झटका लगा। आपको बता दें, आरजेडी के 5 विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसके अलावा आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जानकारी के मुताबिक संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधा चरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी पुष्टि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक पांचों नेता अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होंगे। आपको बता दें, इस्तीफा देने वाले सभी एमएलसी लालू प्रसाद यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। ये सभी आरजेडी की मौजूदा वंशवाद की राजनीति और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से परेशान थे। दरअसल 7 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और आरजेडी की ओर से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार जी के विकास से प्रभावित होकर 15 साल जो उन्होंने विकास का काम किया, गांव-गांव, गली सड़क बनवाए, कृषि के क्षेत्र में विकास का काम किए, बिजली के क्षेत्र में काम किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किए। इससे प्रभावित होकर हम राजद छोड़कर जदयू में ज्वाइन किए।
आपको जब आपका टिकट कटने का समय आ गया तब आपको ये टिकट उकट की कोई बात नहीं है। अभी आप कसम खा रहे हैं कि नहीं बनेंगे जेडीयू से एमएलसी? टिकट उकट की कोई बात नहीं है। पार्टी हम जब जदयू में आ गए तो जो भी काम देगा पार्टी जदयू हम उसका काम अभी करें। नीतीश जी का विकास आपको इतना दिन बाद क्यों 15 साल बाद क्यों दिखा? 15 साल बाद नीतीश जी का विकास क्यों दिख रहा है? 15 साल जो विकास दिख रहा है तो आप जानते हैं कि फिर 5 साल होगा लगातार लोग विकास से प्रभावित होकर नीतीश कुमार को 5 साल के बाद 10 साल, 10 साल के बाद 15 साल, 15 साल के बाद 20 साल आपने बनाए। मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिया कि आप पार्टी के लिए काम करेंगे, कोई पद नहीं लेंगे ना आगे आने वाले दिनों में? कोई पद नहीं लेना है, पार्टी के लिए काम करना है। एमएलसी नहीं बनेंगे आप? एमएलसी कोई पद राजद बोले नहीं। कि आप लोग गद्दार जो आदमी भी हैं। पार्टी काम देगी हम पार्टी का काम करेंगे। इस पर मुझे क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि भाई हमारी पार्टी इतने भी हमारे अभी साथी आए हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं, लेकिन एक बात जिसको मैंने करा था कि हमारा अभी काउंसिल का चुनाव भी होना है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कल इसके लिए अधिकृत किया गया था कोर कमेटी के द्वारा, तो उसमें भी 3 नामों का चयन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर लिया है। कौन कौन नाम है सर? उसमें एक तो हमारे गुलाम गौस साहब हैं, दूसरे हमारे भीष्म सहनी जी हैं और तीसरे श्रीमती कुमुद वर्मा जी हैं। एक जी आरजेडी भी दावा कर रही है कि आपके बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं, लेकिन आप देखिए लोगों ने तो बाजी मार ली। देखिए दावा में कोई दिक्कत नहीं है, दावा करना चाहिए लोगों को और इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन देखिए टूट कहीं कहाँ होती है, जहाँ कोई समस्या होती है। हमारे यहाँ हमारे नेता के नेतृत्व में सबका विश्वास है और हमारे नेता काम की बदौलत सबको आगे लेके चलते हैं और यही लेके चलेंगे, इसलिए हमारे यहाँ टूट की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। कोई मैसेज देंगे आरजेडी को? हम क्यों मैसेज देंगे, जनता उनको मैसेज देगी। देश दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। धारदार ब्रेक के बाद देश दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में हलचल मच गई। सरकार की माने तो इस लॉकडाउन के चलते आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ये नोटिस सरकारी कर्मचारियों और वृद्ध पेंशन धारकों का महंगाई के साथ साथ राहत भत्ता रोके जाने के कारण जारी किया गया। जस्टिस जे मुनीर की पीठ ने इस आदेश को जारी किया। यह याचिका सुरेंद्र राही और अनिल कुमार की तरफ से दायर की गई। मुख्य सचिव ने 24 अप्रैल 2020 के उस आदेश को असंवैधानिक बताया जिसमें जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ते को रोक दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी, जिसमें सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकार में रहे दर्जा प्राप्त मंत्री और समाजवादी नेता इकबाल पर योगी सरकार ने एंटी भूमाफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है।
दरअसल सपा नेता इकबाल ने सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिस पर इकबाल ने एक डेंटल कॉलेज का निर्माण करा दिया था। वहीं जब योगी सरकार में इसकी जांच हुई तो ये बिल्कुल फर्जी पाया गया, जिसके बाद आज लखनऊ के कलेक्टर के आदेश पर बुलडोजर से डेंटल कॉलेज की बिल्डिंग को ढहा दिया गया। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे और हिमाचल आने के इच्छुक लोगों को संबंधित उपायुक्तों के समक्ष ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पूरी जांच के बाद ही प्रदेश में आने दिया जाएगा। तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उपायुक्तों को अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी संस्थान को कोविड केयर केंद्र घोषित करने का अधिकार दिया गया है, जिससे संबंधित जिलों में कोविड-19 मरीजों को सुविधा दी जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 3 दिनों में कोरोना के 100 नए मामले आए, जो कि चिंता का विषय है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करते हैं। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को पूरी तरह से खोलने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने रेस्टोरेंट को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। फिर से राज्य में लोग रेस्टोरेंट में खाने का मजा ले सकेंगे। राज्य में रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक सर्विस दे सकते हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना के रोकथाम के लिए जारी उपायों का पालन करना होगा। होटल या रेस्टोरेंट की स्ट्रेंथ 50% होनी चाहिए। लोग होटल और रेस्टोरेंट में अब पार्टी भी बुक करा सकते हैं। उधर हिमाचल में राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ताओं को जून जुलाई माह के लिए 2-2 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश इस महामारी से प्रभावशाली तरीके से लड़ रहा है और इस संक्रमण को रोकने में प्रदेश की आशा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और आशा कार्यकर्ताओं ने इन्फ्लुएंजा लक्षण वाले लोगों का पता लगाने के साथ साथ लोगों को क्वारंटीन नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित किया। इसका सारा श्रेय आशा कार्यकर्ताओं को जाता है, जिसके चलते उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार आशा कार्यकर्ताओं की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इंसेंटिव के रूप में विशेष तौर से आपको हजार रुपए देने की बात कही थी। फिलहाल जो है जुलाई और अगस्त महीने के लिए जो अभी तक हमने इससे पहले हमने 1000 रुपए का जो आपको इंसेंटिव दिया, तो उसको बढ़ा करके उसको 2000 2 महीने के लिए और जो है उसको एक्सटेंड करता हूं और 2000 रुपए जो है जुलाई और अगस्त के महीने में जो आपको देने के लिए मैं यहां से घोषणा करता हूं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए छात्रों ने लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 7 जुलाई से अलग अलग पाठ्यक्रमों की होने वाली परीक्षा को निरस्त करने की मांग करते हुए मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने मांग की कि कोरोना संकट को देखते हुए इस वर्ष सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि परीक्षा कराने से विद्यार्थी एक जगह इकट्ठा होंगे और संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि परीक्षा निरस्त कर दी जाए। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए गिरफ्तार कर लिया। छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इसके पहले सोमवार को भी समाजवादी छात्र सभा के बैनर तले छात्रों ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। भारी संख्या में छात्रों को देखकर पुलिस ने उनसे धरना समाप्त करने के लिए कहा, लेकिन छात्र भड़क गए और उनकी पुलिस कर्मियों से झड़प हो गई। आक्रोश बढ़ता हुआ देखकर पुलिस ने छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए छात्रों ने लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 7 जुलाई से अलग अलग पाठ्यक्रमों की होने वाली परीक्षा को निरस्त करने की मांग करते हुए मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने मांग की कि कोरोना संकट को देखते हुए इस वर्ष सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए।
रूस के मास्को से सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। हमारे सारे प्रपोजल्स को रशियन साइड की ओर से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। मैं अपने डिस्कशन से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। आज सुबह डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर अजय कुमार की उनके काउंटर पार्ट डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर कोविंद से बात हुई। मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ हरियाणा में एनएसयूआई का तालाबंदी प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं गुरुग्राम में एनएसयूआई के छात्रों ने गुरुग्राम के लॉ कॉलेज पर ताला लगा दिया और हरियाणा सरकार पर छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कांग्रेस की छात्र संघ इकाई एनएसयूआई ने एक बार फिर आज गुरुग्राम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हरियाणा सरकार पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों की अगर माने तो प्रदेश सरकार ने कोरोना के चलते फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों को बिना एग्जाम के पास कर प्रमोट कर दिया, लेकिन फाइनल ईयर के छात्रों के लिए एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी। सरकार के इस फैसले पर प्रदेश भर में एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते छात्रों ने तालाबंदी प्रदर्शन किया। पिछले 1.5 महीने से एनएसयूआई सरकार से मांग कर रही है कि सभी छात्रों को बिना एग्जाम के प्रमोट किया जाए। पिछले हफ्ते सरकार ने एक छात्र विरोधी फैसला लिया, जिसमें कहा गया कि फर्स्ट और सेकंड ईयर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन फाइनल ईयर वाले बच्चों को एग्जाम देना पड़ेगा। पिछले 3-4 दिन से डेट शीट, टेंटेटिव डेट शीट व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पे आ रही है, जिसके कारण छात्रों में दहशत का माहौल है। सब छात्र मिलकर सरकार से एक ही मांग करते हैं कि ऐसा भेदभाव ना करे, राइट टू इक्वलिटी का ध्यान भी रखते सभी बच्चों को प्रमोट किया जाए। जैसे महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, पौंडीचेरी में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ये फैसला लिया गया है, वैसे फैसला हरियाणा में भी लिया जा सकता है। क्या लॉ कॉलेज की तर्ज पर प्रदेश के तमाम कॉलेजों में इस तरह की तालाबंदी होगी? कल शाम को 3 यूनिवर्सिटीज़ में जीजेयू, एमडीयू और एक बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, उन तीनों यूनिवर्सिटी में तालाबंदी हुई थी, जिस कारण कल एचआरडी मिनिस्टर को दिल्ली में एक ज्ञापन दिया गया था, लेकिन फिर भी कल शाम को डेट शीट निकाल दी गई है। तो क्या कब तक लड़ाई रहेगी और किस तरह की आगे ये लड़ाई होगी? क्या कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेगी? जब तक सरकार कोई छात्र हित में फैसला ना लेकर इन छात्रों को प्रमोट नहीं करेगी, तब तक हम ऐसी सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे। सड़क से लेकर संसद तक की जो भी लड़ाई हमसे लड़ी जाएगी, हम लड़ेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के मोदहा कोतवाली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर कई मामलों में वांछित आरोपी सलमान और फिटिल्लू को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जैसे ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, वैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने पर कोतवाली पुलिस ने 2 सिपाहियों के साथ अभियुक्त को कस्बे के सरकारी अस्पताल भेजा। जब उसका इलाज किया जा रहा था, तभी ड्यूटी में तैनात सिपाही मोबाइल चलाने में मस्त हो गए। तभी शौचालय गया अभियुक्त शौचालय के ऊपर की खुली जगह से मौका पाकर फरार हो गया और पुलिस मोबाइल में मस्त रही। सूचना मिलते ही मोदहा कोतवाली में हड़कंप मच गया और पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया और आरोपी की तलाश की जा रही है। में टिल्लू नाम का एक व्यक्ति जो कि चोरी के मुकदमे में वांछित था, उसे कल गिरफ्तार किया गया था। देर शाम उसकी तबीयत खराब होने के कारण, लगातार उल्टी होने के कारण उसे यहाँ के सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहाँ से आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब वह भाग निकला है। इस संबंध में थाना मोदहा पे अभिरक्षा से फरार होने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वो 2 कांस्टेबल्स जो कि वहाँ ड्यूटी पे लगाए गए थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और उस पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी। वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सबरहद गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में दबंगों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया। इस मामले में दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कुछ दबंग एक युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटते दिखाई देते हैं। तो वहीं पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है।
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत के बाद से देश में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठ रही है। भारतीय क्रिकेट और उसकी T20 लीग IPL पर अब दबाव बढ़ रहा है और वो ये कि चीनी कंपनियों से मिलने वाली स्पॉन्सरशिप को रद्द किया जाए। इस दबाव के बाद IPL की गवर्निंग काउंसिल इस हफ्ते मीटिंग करेगी। इस मीटिंग में टूर्नामेंट से जुड़ी सभी चाइनीज स्पॉन्सरशिप का रिव्यू किया जाएगा, लेकिन BCCI के लिए चाइनीज कंपनियों का बहिष्कार करना इतना भी आसान नहीं होगा। चीनी कंपनियों से IPL के लिए 1320 करोड़ की डील हुई है और इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ऑन एयर विज्ञापनों को जोड़ दें तो कई चीनी ब्रांड्स से 500 करोड़ की कमाई होती है। IPL का मुख्य स्पॉन्सर वीवो है, जो साल 2018 से BCCI को सालाना 440 करोड़ रुपए दे रहा है। उसने यह डील 5 साल के लिए की थी। अगर BCCI बहिष्कार का फैसला करता है तो कोर्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां एक आइसक्रीम वाले से वसूली नहीं मिलने पर एक पुलिसकर्मी उसके ठेले को ही उठाकर ले गई, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक पुलिसकर्मी आइसक्रीम के ठेले को लेकर जा रहा है। एक दूसरा पुलिसकर्मी उसके पीछे पीछे बाइक से आ रहा है, तो वहीं गरीब ठेले का मालिक पुलिसकर्मियों के पीछे दौड़ रहा है। यह करतूत परा थाना क्षेत्र की जनता नगर चौकी की बताई जा रही है। और इसी के साथ ही देश दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबर के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।